शुरू करते हैं आज का वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफॉइड। जिस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसके बॉडी से ये इन्फेक्शन फूड के अंदर, वाटर के अंदर चला जाता है, फिर क्या होगा? ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा और फिर अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर अपनी डिटेल फिलअप कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशन मोबाइल की लिंक अवेलेबल है। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में, वीडियो लेक्चर्स के बारे में, नोट्स की रिगार्डिंग टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के पीछे मेन कारण कौन है? सिंपल है, सैल्मोनेला टाइफी। एक ऐसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के कारण एंटर करता है। सो अगर आप कभी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं तो इस केस में ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन सवाल ये आता है, ये बैक्टीरिया फूड और वाटर के अंदर आया कहाँ से? इसका आंसर ये है, जिस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसके बॉडी से ये इन्फेक्शन फूड के अंदर, वाटर के अंदर चला जाता है और ये वाटर एक हेल्दी इंसान अगर कंज्यूम करता है तो उसके बॉडी के अंदर वो जो सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। तीसरा रीजन है पुअर पर्सनल हाइजीन। पहला तो कॉजेटिव एजेंट हमने बता दिया, सैल्मोनेला टाइफी। दूसरा कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर जिसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है। तीसरा पुअर पर्सनल हाइजीन। अगर आप पर्सनल हाइजीन आपकी ठीक से नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली वो माइक्रोब जो है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा। आप वॉशरूम के गए, फॉर एग्जाम्पल आप कभी पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक वॉशरूम को यूज करते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आपने आपकी जो भी एक्टिविटी है वो कंप्लीट करने के बाद अगर आपका हाथ आपने क्लीन नहीं किया और उसी हाथ से अगर आप खाना खाते हैं तो वो माइक्रोब आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा और आपको बीमार कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट आता है पुअर पर्सनल हाइजीन। तो इसकी टोटल पैथोफिजियोलॉजी कैसे काम करेगी, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सो पहली चीज, टाइफॉइड का जो स्प्रेड है वो मेनली फूड एंड वाटर से होता है। मतलब ऐसा फूड और ऐसा वाटर जो कंटामिनेटेड पर्सन के कांटेक्ट में आ चुका है, जिसे पहले से ही टाइफॉइड है और वो फूड आपने खा लिया। द बैक्टीरिया एंटर द बॉडी थ्रू द ओरल रूट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक्टीरिया ओरल रूट से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या होगा? ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पेनिट्रेट करता है एंड वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस शुरू करता है। दे इवेड लोकल इम्यून डिफेंसेस बाय सर्वाइविंग विद मैक्रोफेजेस। ये हमारे इम्यून सिस्टम के जो भी अटैक्स हैं उनसे बच जाते हैं। मैक्रोफेजेस से अपने आप को अवॉइड कर लेते हैं, जिनके कारण हमारी इम्यून सिस्टम ठीक से इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। फिर क्या होगा? ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा और फिर अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। सो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस ट्रांसपोर्ट द बैक्टीरिया वाया द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये बैक्टीरिया हमारे मैक्रोफेजेस के बॉडी के अंदर जाके पेनिट्रेट कर सकता है और उनकी मदद लेके हमारे ईच एंड एवरी अदर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर भी एंटर करता है। लीड्स टू प्राइमरी बैक्टीरियमिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पूरे बॉडी में आपके फैलने लगता है। और यहाँ पे हेल्प किसने की? आपके मैक्रोफेजेस ने। तो सैल्मोनेला टाइफी ने किसे हाईजैक किया? मैक्रोफेजेस को, और उनकी मदद से वो आपके पूरे बॉडी के अंदर फैल गए। देन होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कॉलोनाइजेशन। अब ये बैक्टीरिया आपके लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो, गॉल ब्लैडर, इन हर एक जगह पे अपने आप को स्प्रेड करेगा, वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज RES कॉलोनाइजेशन। फिर आता है क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयरेंस। जैसे जैसे ये इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर फैल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा फीवर आता है। एक्चुअली फीवर जो है आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि माइक्रोब की ग्रोथ को सप्रेस कर सके। आपको वीकनेस आती है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, आपके बॉडी के ऊपर रोज स्पॉट्स आते हैं ऑन एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होने का भी चांस है। सो जो भी टॉक्सिन्स ये बैक्टीरिया रिलीज करता है, इससे आपके बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन फैल जाता है। तो पहली चीज, इसने हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री की
इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद ये हमारे एपिथेलियल सेल्स में पेनिट्रेट होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। फिर वो मैक्रोफेजेस के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करके उनकी मदद से पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में अपनी कॉलोनी बनाता है एंड वहां से उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें फीवर आता है, वीकनेस आती है, एब्डोमिनल पेन होता है, रोज स्पॉट्स आने लगते हैं बॉडी के ऊपर। रोज स्पॉट्स का मतलब होता है रेड, अलग टाइप का एक रैश प्रोड्यूस होता है बॉडी के ऊपर। और इसके बाद आपके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर क्रिएट होता है, दैट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन। अल्सरेशन से क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है वो टूट जाती है और वहां से ब्लीडिंग होता है। फिर होगा इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी माउंट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आर एक्टिवेटेड टू क्लियर द इन्फेक्शन। अब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन जब आपके बॉडी में फैल रहा है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए और स्ट्रांगली एक्ट करेगी, और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो इंक्रीज होने लगता है, एंड हाई टेम्परेचर आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी जिनकी मदद से आपकी बॉडी जो है टाइफाइड के अगेंस्ट रिएक्ट करती है। अब पॉइंट ये आता है आप इसे ठीक कैसे करेंगे। ठीक करने से पहले हम ये भी बात कर लेंगे कि इसके आपके बॉडी के ऊपर सिम्टम्स क्या आते हैं। तो पहला सिम्टम, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 7 से लेकर 14 दिनों का। इतने टाइम पीरियड में आपके बॉडी के अंदर अच्छे से अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, अपनी कॉलोनीज बनाता है, और उसके बाद दिन बाय दिन, डे बाय डे, एक एक दिन जैसे आगे बढ़ेगा आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। जनरली आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लस और माइनस हम 2 पकड़ लेते हैं, लेकिन ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इसके बाद आपके प्रोटीन्स जो है बॉडी के वो डीनेचुरेट हो जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए हमारी बॉडी जो है फिर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। सो फीवर इज द मेन सिम्टम ऑफ द टाइफाइड। बाकी के सिम्टम्स में जनरल वीकनेस, फटीग, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया होगा, बॉडी के अंदर पेन जनरेट होगा, मेलासिया क्रिएट होगा, तो ये सारे मैलेज क्रिएट होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको टाइफाइड के अंदर दिखते हैं। तो फिर आप इसे ठीक कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में हम जनरली पहले तो एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन, सिफ्ट्राइक्सोन, और इन सबकी ड्यूरेशन होगी 7 से लेकर 14 दिनों की, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। सो मेन जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक से ही शुरू होने वाली है। फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हाइड्रेशन थेरेपी, ओरल और आईवी फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एंटीपायरेटिक ड्रग जो फीवर को कंट्रोल करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट जिससे कि आपका डाइजेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर सीवियर केस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज ऑल आर दी ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर टाइफाइड फीवर। तो यही था हमारा टाइफाइड का सिंपल डिस्कशन, जिसमें हमने टाइफाइड की एक्चुअल जो पैथोफिजियोलॉजी है वो डिस्कस की, किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर टाइफाइड फैल जाता है, टाइफाइड के पीछे पॉजिटिव एजेंट कौन है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड में आती है। तो इसको अगर हम समराइज करें तो इसकी समरी जो है वो किस तरीके से बनती है एक बार देख लेते हैं। तो टाइफाइड का जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है वो है सैल्मोनेला टाइफी। ये पर्टिकुलर माइक्रोब आपके बॉडी के अंदर एक तो इन्फेक्टेड फूड, नहीं तो इन्फेक्टेड वाटर के कारण आपके बॉडी के अंदर चला आता है। इसके बाद जो इसका इन्फेक्शन है वो आपके बॉडी के अंदर जिस तरीके से फैल रहा है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो था इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। पहले तो आपने बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से कंज्यूम किया, फिर वो आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और आपके अदर ऑर्गन्स में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। फिर इसके सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एंड सबसे बड़ा सिम्टम है इंक्रीज इन दी बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सिग्नल है कि आपको टाइफाइड हो चुका है। फिर आप इसे ठीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज करेंगे उसमें पहले तो एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फर्स्ट लाइन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन, सिफ्ट्राइक्सोन, सिफिक्सिम। सिफ्ट्राइक्सोन आप इंट्रावेनसली ले सकते हैं, सिफिक्सिम ओरली लेते हैं, एंड थेरेपी का जो कोर्स रहेगा वो 7 से 14 दिनों का होता है। फिर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट ये ले सकते हैं, एंड केस बहुत सीवियर है तो ऐसी केस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ये था ट्रीटमेंट प्लान, किस तरीके से हम स्पेसिफिकली टाइफाइड को क्योर कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है व्हाट इज लेप्रेसी। अब नेक्स्ट जो बीमारी है वो है लेप्रेसी। लेप्रेसी को हैंसन डिसीज भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जिन साइंटिस्ट ने काम किया था उनका नाम था हैंसन। तो लेप्रेसी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण क्रिएट होता है। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल में होता है माइकोलिक एसिड, और इसे स्टेन करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक। अब ये जो पर्टिकुलर माइक्रोब है ये आपके स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज को अफेक्ट करता है। इसके कारण आपके बॉडी के ऊपर इस तरीके से इंजरीज क्रिएट होती है और ये इंजरीज आपके बॉडी के ऊपर फैलने लगती है। मेनली आपके स्किन के ऊपर इसके ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं और ये आपकी उंगलियों को भी डिजनरेट कर देता है, आपके ऑर्गन्स को भी डिजनरेट कर देता है। सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ लेप्रेसी। सो लेप्रेसी के पीछे कॉजेटिव फैक्टर और उसका पैथोजेनेसिस किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली ये पैथोजन आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू नेजल ड्रॉपलेट्स। अगर किसी को पहले से लेप्रेसी है, आप उसके कांटेक्ट में आ गए, उसने छींक दिया, मतलब उसको स्नीजिंग होती है, तो उसके ड्रॉपलेट जो है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। या फिर ब्रोकन स्किन, आपको कोई इंजरी हुई है, आपने ऐसे इंसान को टच कर लिया जिसको लेप्रेसी है और वो माइक्रोब आपके इंजरी के अंदर एंटर करता है, उससे भी प्रॉब्लम होगी। इट इज प्राइमरली टारगेट्स कूलर एरियाज ऑफ द बॉडी, ईयर, नोज, फिंगर्स एंड टोस। ये जो माइक्रोब है मेनली हमारे बॉडी पार्ट्स के उन एरियाज को टारगेट करता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। इसके बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम के श्वान सेल्स को अफेक्ट करता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इंसुलेशन का काम प्रोवाइड करते हैं। कैसे आपके न्यूरॉन के ऊपर ना बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम श्वान सेल्स बोलते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोब है इन श्वान सेल्स के ऊपर अटैक करके उन्हें डैमेज करता है, जिससे आपका न्यूरॉन जो है वो डैमेज होता है और आपके सेंसरी फंक्शंस अफेक्ट होने लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर लेप्रेसी होता है तो कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ पे टच सेंसेशन महसूस नहीं होगी। सो ये थी दूसरी स्टेप, किस तरीके से लेप्रेसी आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है और फिर किस तरीके से आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? मेनली स्किन लेजन्स प्रोड्यूस होंगे, आपके स्किन के ऊपर छोटी छोटी इंजरीज होगी, हाइपोपिगमेंटेशन होगा, रेडिश पैचेस आने लगते हैं, सेंसरी इंपल्सेस सारे लॉस करने लगते हैं, नर्व थिकनिंग, अल्नार नर्व, पेरियोनियल नर्व, ये सारे नर्व जो है आपके थिक होने लगते हैं, सेंसरी लॉस, आपको इंजरीज होने लगती है, अल्सर होने लगता है, डिफॉर्मिटीज होने लगती है और वो इंजरीज का जो पेन है वो भी आपको थोड़ा कम ही महसूस होगा क्योंकि इसमें मेनली हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज हो रही है। मसल वीकनेस, आपके हाथ जो है वो ठीक से आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे मसल्स को। फुट ड्रॉप होगा इन एडवांस केसेस। फुट ड्रॉप का मतलब होता है आप आपके लेग्स को, फॉर एग्जाम्पल ये आपके लेग्स हैं, आप इनको इस तरीके से मूव ही नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो लेप्रेसी में देखे गए हैं। सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन यही है कि स्किन के ऊपर इंजरी क्रिएट होती है, धीरे धीरे आपकी उंगलियां जो है उनके ऊपर इस तरीके से इंजरीज होती है कि वो डिजनरेट होने लगती है। इमेजिन कीजिए ना, ये मेरा हाथ है, मुझे यहाँ पे लेप्रेसी अगर हो गया, कुछ दिनों के बाद मेरी जो उंगलियां है ये गायब होने लगेगी, डिजनरेट हो जाएगी, इतना बचेगा। कुछ दिनों के बाद ये भी गायब हो जाएगा, इतना ही बचेगा। ये सारी चीजें लेप्रेसी में होती है। तो स्किन लेजन्स ये प्राइमरी सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि आपको लेप्रेसी हुआ है। तो फिर आप इसे ठीक कैसे करेंगे? तो ठीक करने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। इसमें पहला जो इन्फेक्शन है वो होता है पाउसी बैसिलरी इन्फेक्शन, दूसरा होता है मल्टी बैसिलरी इन्फेक्शन। पाउसी बैसिलरी इन्फेक्शन वो होता है जिसमें आपके बॉडी के ऊपर जो लेजेंस है, जो इंजुरीज है, वो 5 से कम है। अगर हम गिने इंजुरी नंबर 1, 2, 3, 4, तो अगर 5 या उससे कम है या फिर बहुत कम है तो उसे हम कहेंगे पाउसी बैसिलरी इन्फेक्शन। अब इसे ठीक करने के लिए हमें 6 महीने लगते हैं और उसके लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं रिफैम्पिसिन एंड डैप्सोन। डोज भी दिया है 6 मिलीग्राम वंस अ मंथ एंड डैप्सोन 100 मिलीग्राम डेली। मल्टीवैसिलरी लेप्रेसी, यहाँ पे इन्फेक्शन जो है आपके बॉडी के ऊपर जो लेजेंस है वो 5 या उससे ज्यादा हो सकता है। इसमें ड्यूरेशन होता है 12 महीनों का। रिफैम्पिसिन का डोज होता है 600 मिलीग्राम वंस अ मंथ, क्लोफिजामाइन 300 मिलीग्राम ऑन अ मंथ,
प्लस 50 मिलीग्राम डेली एंड डैप्सोन 100 मिलीग्राम डेली। तो ये दो टाइप के इन्फेक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं और उनके लिए मेडिसिन हम जनरली यूज करते हैं। डैप्सोन जो है ये एक सल्फोनामाइड है और इसके कारण आपकी बॉडी में क्रिस्टल यूरिया जैसा साइड इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। एंड रिफैम्पिसिन के कारण आपके यूरिन का कलर थोड़ा सा ऑरेंज या रेड भी हो सकता है। क्लोफिजामाइन के कारण क्या होता है, आपकी स्किन जो है पहले रेड हो जाती है और उसके बाद एक ब्लैक पैच बन जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको इन मेडिसिन की थेरेपी लेने के बाद मिलेंगे। तो यही थी सिंपल एंड शॉर्ट पैथोफिजियोलॉजी लेप्रेसी की। तो शुरुआत में हमने देखा कि लेप्रेसी है क्या, लेप्रेसी किस रीजन से होता है, उसका कॉजेटिव फैक्टर कौन है और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं। तो मेनली लेप्रेसी होने के पीछे जो मेन कारण है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन्स, आईज, म्यूकोसा, पेरिफेरल नर्व्स, ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट करता है। मेनली ये होने के बाद आपकी स्किन अफेक्ट होती है, नर्वस सिस्टम डैमेज होती है, सेंसरी सिस्टम के सारे जो फंक्शन है वो लॉस करने लगते हैं, इंजरीज होती है, अल्सर होते हैं, डिफॉर्मिटीज आती है, आपके मसल्स वीक होने लगते हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया है ये मेनली नेजल ड्रॉपलेट्स की मदद से या फिर ब्रोकन स्किन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और फिर हमारी नर्वस सिस्टम के सेल्स के जो श्वान सेल्स हैं उन्हें डैमेज करता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स का जो इंसुलेशन है वो खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली सारे न्यूरॉन्स हाई इलेक्ट्रिकल करंट को एक्सपोज होते हैं, जिसके कारण नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होने लगता है और आप सेंसरी इंपल्सेस को खो देते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए ये थेरेपी यूज होती है एंड यही थी इसकी शॉर्ट एंड सिंपल पैथोफिजियोलॉजी। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज के बारे में जो कि है ट्यूबरकुलोसिस। एक ऐसी बीमारी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है और इसके कारण हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये बीमारी आपके बॉडी के अंदर होती कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। सेम जिसे टीबी हुआ है वो इंसान अगर स्नीज करता है उसके बॉडी के फ्लूइड वो जब एक्सक्रीट करता है, अगर वो फ्लूइड्स किसी हेल्दी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला आता है, स्पेशली स्नीजिंग से। उसके बाद ये हमारे अल्वियोलाई को अफेक्ट करने लगता है, अल्वियोलाई के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करता है और एक एक करके अल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस शुरू करता है। मल्टीप्लाई इनसाइड द मैक्रोफेजेस, अपने आप को मल्टीप्लाई तो करेगा लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है लंग्स के अंदर वो होती है मैक्रोफेजेस। उसके बाद होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, ये इनिशियल फेज है। तो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस अट्रैक्ट मोर इम्यून सेल्स। अब जब आपके मैक्रोफेज डैमेज हो ही चुकी है तो कुछ सिग्नल भेजती है इम्यून सिस्टम को कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ तो आ चुका है। तो उस मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करने के लिए आपके इम्यून सिस्टम के सेल जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली लंग्स। अ लोकलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स फॉर्म्स अ ग्रैनुलोमा। तो जैसे जैसे आपके बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन लंग्स के अंदर फैलने लगता है वहाँ पे कुछ एक ट्यूबरकल डेवलप होता है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं टू कंटेन द इन्फेक्शन और इसके अंदर ये इन्फेक्शियस माइक्रोब्स अपने आप को यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं। इन मोस्ट हेल्दी इंडिविजुअल्स दिस लीड्स टू लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया रिमेन डॉर्मेंट। तो जो हेल्दी लोग हैं उनके बॉडी में कुछ दिनों के लिए बैठा रहता है, अपने आप को एनालाइज करता है, सिचुएशन जब नॉर्मल होने वाली है तब इसे बाहर निकलना है तो ये पहले एनवायरनमेंट से अपने आप को अडेप्ट करता है। दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ये इनिशियल स्टेज है, मतलब ये जो इंसान है इसे ट्यूबरकुलोसिस है, इसने स्नीज किया तो ये ड्रॉपलेट्स उसके नेजल कैविटी से बाहर आए। ये दूसरा इंसान है, इसने इसे इनहेल कर दिया, अब ये इसके लंग्स के अंदर जाएंगे और कुछ दिन के लिए यहाँ पे आराम करेंगे। दैट इज इनिशियल फेज। फिर ये कुछ दिनों के बाद एक्टिवेट हो जाता है इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, जैसे कि जिन्हें HIV है, माल न्यूट्रिशन है, तो इन केस में ये टीबी जो है एक्टिवेट हो जाता है और इसके एक्टिवेशन के बाद ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करता है और पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगता है। इससे क्या होता है, कैविटी रीलेजन्स, आपके बॉडी के अंदर छोटी छोटी इंजरीज क्रिएट होती है जिनके अंदर कैविटी डेवलप होती है, आपको कफ होने लगता है और उस कफ में से ब्लड आने लगता है। कॉन्टेजियस एक्टिव डिसीज, अब इस केस में ये इंसान जैसे ही और एक इंसान के कांटेक्ट में आएगा उसको भी इन्फेक्ट करेगा।
इन सम केसेस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक्स टू अदर ऑर्गन्स। तो मोस्टली ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही एक इंसान से दूसरे इंसान को जाता है। कुछ एक केस में ये जो इन्फेक्शन है ब्लड स्ट्रीम से या फिर लिम्फेटिक सिस्टम से आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड किडनीज के अंदर फैल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज डिसेमिनेशन और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। फिर एक और होता है कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है। अब ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पूरे आपके बॉडी के अंदर फैल चुका है, तो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आता है परसिस्टेंट कफ। कंटिन्यूसली आपको खांसी आती रहती है, उस खांसी में ब्लड भी आने लगता है, चेस्ट में पेन भी होता है और आपकी ब्रेथ जो है एकदम शॉर्ट हो जाती है। जैसे जैसे सिम्टम्स आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा फीवर भी आता है, रात के समय में स्वेटिंग होने लगती है, भूख नहीं लगती है, अनइंटेंशनल वेट लॉस होने लगता है, फटीग एंड वीकनेस। ये सारे सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस में देखे गए हैं। मेनली ट्यूबरकुलोसिस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और हमारी जो एनर्जी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है जिससे एटीपी बन रहा है वो भी अफेक्ट हो रही है। तो अगर हम सिम्टम्स की ऑर्गन्स वाइज बात करें तो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है एंड पेनलेस लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस होता है। स्पाइन के अंदर बैक पेन होता है, डिफॉर्मिटीज आती है। मेनिंजेस में इन्फेक्शन फैलने के बाद हेडेक होने लगता है। आपकी नेक स्टिफ हो जाती है, कंफ्यूजन होने लगेगा। किडनीज के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि यूरिन में ब्लड आने लगता है एंड एब्डोमेन में पेन एंड स्वेलिंग जनरेट होती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स है। पल्मोनरी सिम्टम्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो है जो लंग्स के बाहर जाके भी अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट लाइन टीबी में यूज करते हैं आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल। इसका जो डोज है अराउंड 8 वीक्स के लिए, 8 हफ्तों के लिए चलेगा। फिर इसे कंटिन्यूशन फेज में अगले 4 महीनों के लिए आइसोनियाज़िड एंड रिफैम्पिसिन को यूज करता है, जिसकी थेरेपी एवरीडे चलेगी फॉर 16 वीक्स। तो पहली जो 4 ड्रग्स की थेरेपी है वो 2 महीने के लिए है। अगली जो कंटिन्यूशन फेज की थेरेपी है वो 4 महीने के लिए है, जिसमें 2 ही मेडिसिन हमें यूज करनी है अगले 16 वीक्स के लिए डेली। दैट इज आइसोनियाज़िड एंड दूसरा है रिफैम्पिसिन। तो ये थी सिंपल सी थेरेपी, किस तरीके से हम ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकेंड लाइन थेरेपी में हम यूज कर सकते हैं फ्लोरोक्विनोन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। एंड सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल्स में हम यूज करते हैं अमीकासिन, कानामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। मोस्टली फर्स्ट लाइन थेरेपी में ही काम चल जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट लाइन थेरेपी काम नहीं करती है तो फिर हम सेकेंड लाइन थेरेपी में जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ कोर्सेस, जैसे कि अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अर्जुना 2.0 कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेम फॉर ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।